देखिए, साहित्य और विचार ये दोनों ना हमेशा से ही हमारे समाज का आईना रहे हैं। हम जो भी पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, अनजाने में ही सही, वही हमारे आसपास की दुनिया का निर्माण करता है। और आज की इस विशेष विस्तृत चर्चा में हम इसी आईने की थोड़ी और गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये आईना कई बार ऐसी सच्चाइयां दिखाता है जिन्हें हम शायद देखना नहीं चाहते या अनसुना कर देते हैं। सही कहा आपने। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हमारे पास आज चर्चा के लिए दो बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। पहला स्रोत है हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद पर आधारित विकिपीडिया का एक बेहद विस्तृत और जानकारी से भरा लेख। और दूसरा स्रोत? हाँ, दूसरा स्रोत थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ये भुवनेश्वर के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की एक ई-पत्रिका है जिसका नाम है हिंदी भारती। हम इसके जुलाई 2018 के अंक पर बात करेंगे, जो विशेष रूप से प्रेमचंद्र जयंती पर केंद्रित है। इस पत्रिका में कॉलेज की छात्राओं और उनकी प्रोफेसर्स के शानदार लेख हैं। यानी साहित्य के साथ साथ समाज की आधुनिक समस्याओं पर भी एक नया नजरिया मिलेगा हमें यहाँ। बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य केवल एक महान लेखक के जीवनी को बांचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रेमचंद्र का साहित्य और उस कॉलेज पत्रिका में उठाए गए शिक्षा और समाज के जो मुद्दे हैं, वो आज के इस तेज तरार डिजिटल दौर में भी हमारे लिए इतने प्रासंगिक क्यों हैं। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये चर्चा केवल इतिहास के पन्नों को पलटने के बारे में नहीं है। आज जब हम क्या कहते हैं, सूचनाओं के महासागर में गोते लगा रहे हैं, हर तरफ से जानकारियों की बमबारी हो रही है, तब जीवन की असली गहराई, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, और प्रेमचंद का जीवन हमें एक ऐसा चश्मा देता है जिससे हम आज की उथल-पुथल को ज्यादा सफाई से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस इंसान की कहानी से जिसे आज दुनिया कलम के सिपाही के नाम से जानती है। बिल्कुल। उनकी शुरुआती जिंदगी के बिना उनके साहित्य को समझना लगभग नामुमकिन है। वही तो, अगर हम 19वीं सदी के आखिरी के बनारस में चलें तो 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माता आनंदी देवी और पिता मुंशी अजाब राय ने बड़े प्यार से नाम रखा धनपत राय। लेकिन हैरानी की बात है ना कि नाम धनपत होने के बावजूद उनका जीवन संघर्षों और अभावों से ही भरा रहा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है उनके जीवन का। धनपत नाम पर पैसे की हमेशा तंगी रही और बचपन भी बहुत दर्दनाक था। विकिपीडिया का लेख बताता है कि महज 7 साल की उम्र में मां का निधन हो गया और जब वो 16 साल के हुए तो पिता भी चल बसे। उस दौर के रिवाजों के हिसाब से 15 साल की कम उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई थी। ये एक बहुत ही नाजुक उम्र होती है। मतलब जब एक बच्चा दुनिया को समझना शुरू ही करता है, तब तक उन्होंने जीवन के सबसे कड़वे सच देख लिए थे। एक सौतेली माँ का ठंडा व्यवहार, कम उम्र की शादी की उलझने, ये सब बहुत गहरा असर डालता है। और शायद इसी भारीपन से बचने के लिए ना उनकी किताबों से गहरी दोस्ती हो गई। वो किताबों की दुनिया में भागने लगे थे। मुझे पढ़कर इतनी हैरानी हुई कि महज 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिस्म होशरूबा पढ़ ली थी। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये कोई आम बच्चों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उर्दू का एक विशाल महाकाव्य है। ये जादू, तिलिस्म और फैंटेसी से भरा हुआ है। आज के दौर में अगर समझे तो ये उस समय का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हैरी पॉटर जैसा कुछ था। सही कहा। और इसके अलावा भी उन्होंने कई उर्दू के मशहूर रचनाकारों को पढ़ डाला था। ये उनकी गहरी साहित्यिक रुचि का सबसे बड़ा सबूत है। और यही वो मोड़ है जहां से एक लेखक का असली जन्म होता है। अगर हम इसको थोड़ा गहराई से देखें तो ये फैंटेसी या जादू की दुनिया में भागना सिर्फ शौक नहीं था। ये अपनी दर्दनाक असलियत से बचने का एक तरीका था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने आसपास के किसानों और छोटे क्लर्क्स का दुख देखा। हाँ, वही यथार्थ जिसके लिए वो बाद में जाने गए। सही कहा। इन्हीं कड़वे अनुभवों ने उनके वास्तविक साहित्य की नींव रखी। यही कारण है कि जब उन्होंने खुद लिखना शुरू किया तो वो हवाई बातें या जादू टोने की कहानियां नहीं थी। उनके साहित्य में एक जबरदस्त सच्चाई और यथार्थवाद झलकता है। उन्होंने वही लिखा जो समाज की नसों में दर्द बनकर बह रहा था। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो अपना नाम धनपत राय नहीं बल्कि नवाब राय रखा। वो उर्दू में लिखते थे।
1908 में उनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था सोज़े वतन। सोज़े वतन यानी देश का दर्द। हाँ, देश का दर्द। और ये किताब देशभक्ति की भावना से इतनी ओतप्रोत थी कि रातों रात ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई। उन्होंने तुरंत इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, इसकी सारी प्रतियां जब्त कर लीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें आज़ादी के विचार फैलाने के जुर्म में नवाब राय के नाम से आगे कुछ भी लिखने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। एक लेखक से उसकी कलम छीनने की कोशिश थी ये इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रसंग है। देखिए, अक्सर देखा गया है कि कभी-कभी जिन विचारों को दबाने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वे एक नया और बहुत बड़ा रास्ता खोज लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय को तो रोक दिया, लेकिन उन्होंने अनजाने में प्रेमचंद को जन्म दे दिया। वही इसी पाबंदी के बाद उनके एक मित्र दयानारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। बिल्कुल। और इस नए नाम के साथ उनकी आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो गई। सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी बाधा या एक प्रतिबंध इंसान को एक नई, बड़ी और अमर पहचान दे सकता है। हाँ, ये साबित करता है कि आप किताबों को जला सकते हैं, लेकिन विचारों को कभी बंदी नहीं बना सकते। नवाब राय की विदाई हुई और प्रेमचंद का उदय हुआ, और उनके इन्हीं आज़ाद विचारों और गहरी संवेदनाओं का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है उनकी प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। ये बहुत ही प्रभावशाली कहानी है। मुझे सच में खुशी है कि हिंदी भारती पत्रिका में इस कहानी का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है। ये कहानी है झूरी नाम के एक किसान के दो बैलों की, हीरा और मोती। ये दोनों बैल सिर्फ खेत जोतने वाले जानवर नहीं हैं, ये दोस्त हैं, भाई हैं। इनका आपसी भाईचारा ऐसा है कि ये एक दूसरे की मूक भाषा को समझते हैं, आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। और ये मूक भाषा ही उस कहानी की आत्मा है। प्रेमचंद यहाँ बहुत ही चतुराई से ये स्थापित करते हैं कि जिन जानवरों को हमारा समाज अक्सर बुद्धिहीन मानता है या सिर्फ काम की मशीन समझता है, उनके अंदर भी प्रेम, वफादारी और सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह की भावना होती है। विद्रोह की भावना तब सामने आती है जब कहानी में संघर्ष शुरू होता है। झूरी का साला, जिसका नाम गया है, इन दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाता है। वहां उनके साथ बहुत ही क्रूर बर्ताव होता है। उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, यानी उनसे खूब भारी काम लिया जाता है, लेकिन बदले में सिर्फ अत्याचार मिलता है। बिल्कुल। लेकिन हीरा और मोती चुपचाप सहने वाले बैल नहीं हैं। वे हार नहीं मानते। वे हर कदम पर गया का विरोध करते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रूरता और अंधेरे के बीच कहानी में मानवीय संवेदना का एक बहुत ही कोमल, रुला देने वाला स्पर्श आता है। आप उस छोटी बच्ची की बात कर रही हैं? हाँ, एक छोटी सी अनाथ बच्ची जो गया के भाई भायरों की बेटी है और खुद अपनी सौतेली माँ के अत्याचार रोज सह रही है। वो रात के अंधेरे में चुपके से आती है और उन भूखे बैलों को 2 रोटियां खिला जाती है। अब देखिए, वो 2 रोटियां शायद उन विशाल बैलों का पेट न भरें, लेकिन उनके दिल को जरूर भर देती हैं। अगर हम इसको व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ 2 जानवरों की कहानी बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रेमचंद की कहानियों में हमेशा एक दूसरी परत होती है। हीरा और मोती वास्तव में उस समय के शोषित वर्ग के प्रतीक हैं, यानी उस वक्त के आम भारतीय लोग। सही पकड़ा आपने। वो उन भारतीयों के प्रतीक हैं जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे थे, लेकिन आज़ादी की तड़प को मरने नहीं दे रहे थे। हीरा और मोती का बार बार आज़ाद होने के लिए भागना, मार खाना, लेकिन फिर भी विद्रोह करना, ये सीधे तौर पर आज़ादी की लड़ाई को दर्शाता है। और उस छोटी बच्ची का जो प्रसंग है, वो ये साबित करता है कि जहां बहुत गहरा शोषण होता है, जहां क्रूरता होती है, वहीं कहीं ना कहीं करुणा भी जीवित रहती है। वो बच्ची और वो बैल दोनों ही शोषित हैं, दोनों ही दर्द में हैं, और इसीलिए वे एक दूसरे का दुख बिना किसी इंसानी भाषा के समझ जाते हैं। दर्द की कोई एक भाषा नहीं होती, वो मूक होकर भी सब कह देती है। ये विश्लेषण सच में बहुत ही सटीक है, और प्रेमचंद की कहानियों की यही खूबी है। वो आम इंसान और यहाँ तक कि जानवरों की कहानी में भी पूरे समाज का सच पिरो देते थे। और उनका साहित्य तो बहुत विशाल है। हाँ, विकिपीडिया लेख बताता है कि उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में जमा है, और लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। उनका पहला बड़ा हिंदी उपन्यास
1918 में आया सेवा सदन। इसने दहेज प्रथा और वैश्यवृत्ति जैसे कड़वे सच को समाज के सामने लाकर रख दिया। फिर प्रेमाश्रम आया, जो किसानों की समस्याओं पर था। और रंगभूमि का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है यहाँ। बिल्कुल, उसमें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। उस दौर में जहां कहानियों के नायक कोई राजा, महाराजा या बहुत ताकतवर इंसान होते थे, रंगभूमि का नायक एक अंधा भिखारी है जिसका नाम सूरदास है। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। फिर उन्होंने अनमेल विवाह पर निर्मला लिखा और उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान, जिसे भारत के कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इन सभी रचनाओं को देखकर ही तो 1918 से 1936 तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में सम्मान के साथ प्रेमचंद युग कहा जाता है। उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब देखिए, ये एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है। जो लोग साहित्य के छात्र नहीं हैं, उनके लिए इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का असली मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आज के दौर की कोई फिल्म है जो किसी झुग्गी झोपड़ी की बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई दिखाती है। गरीबी, अपराध, भूख, सब कुछ। ये हुआ यथार्थवाद या सच्चाई। ठीक है। लेकिन अगर वो फिल्म सिर्फ वो अंधेरा दिखाकर खत्म हो जाए तो देखने वाला निराशा में डूब जाएगा। प्रेमचंद ऐसा नहीं करते थे। वे समाज की नंगी सच्चाई, उसकी बुराइयां तो दिखाते थे, लेकिन वहीं रुक नहीं जाते थे। वो एक रास्ता भी दिखाते थे। लेकिन साथ ही कहानी के अंत तक ये प्रेरणा भी देते थे कि समाज को कैसा होना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत या कम से कम संघर्ष का एक सही रास्ता। यही है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। सच्चाई का आईना और सुधार की उम्मीद, दोनों एक साथ। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। और मुझे लगता है ये आदर्श सिर्फ उनकी किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं था, उनके असल जीवन में भी झलकता था। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो प्रेमचंद ने अपनी स्कूल इंस्पेक्टर की अच्छी खासी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अपने असूलों के लिए इतना बड़ा बलिदान। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में बिताई, लेकिन असूल नहीं छोड़े। हाँ, और एक बड़ा मजेदार लेकिन गहरा किस्सा भी है। 1933 में उन्होंने मुंबई की अजंता सिनेटोन कंपनी में फिल्म मजदूर की कहानी लिखने के लिए काम किया। अब सोचने वाली बात है, प्रेमचंद जैसा जमीनी आदमी जो गांव और मिट्टी की बात करता है, वो 1930s के दशक की चकाचौंध भरी माया नगरी में चला गया। और जाहिर है वो दुनिया उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं आई। वो मुंबई का जो सिनेमाई माहौल था वो उनके मिजाज के एकदम उलट था। और मजदूर फिल्म की कहानी भी उन्होंने ऐसी लिखी कि उसमें मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष को दिखाया गया था, तो इसका विरोध होना ही था। नतीजा ये हुआ कि वो अपना अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना ही बनारस लौट आए। एकदम सही। और बनारस लौटकर उन्होंने अपना खुद का सरस्वती प्रेस खरीदा। हंस और जागरण जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकाली। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन पत्रिकाओं को चलाने में उन्हें लगातार भारी आर्थिक घाटा सहना पड़ा। उनके सर पर कर्ज हो गया, लेकिन फिर भी वे डटे रहे। मुंबई का आकर्षक सिनेमा जगत छोड़ देना और घाटे में पत्रिकाएं चलाना, ये क्या दिखाता है? ये स्पष्ट दिखाता है कि उनके लिए पैसे और शोहरत से ज्यादा अपने सिद्धांतों और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व था। उन्हें महलों की सुख सुविधाओं से ज्यादा एक शोषित किसान की आवाज बनना पसंद था। तो इन सब का असली मतलब क्या है? आज 21वीं सदी में हम आखिर प्रेमचंद की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हमें हमारे दूसरे स्रोत हिंदी भारती पत्रिका के बाकी लेखों में मिलता है। हाँ, वो ई पत्रिका इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रेमचंद ने जिन सामाजिक सुधारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, आज की पीढ़ी, आज के छात्र उस पर क्या सोचते हैं? मुझे इस पत्रिका में प्रोफेसर मंजू रानी सिंह का एक लेख बहुत ही दिलचस्प लगा, जिसका शीर्षक है अहिंसक समाज के लिए शिक्षा। ये लेख तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत गहरी चोट करता है। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि इसमें ओशो के विचारों का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि आज की शिक्षा व्यवस्था असल में कर क्या रही है हमारे बच्चों के साथ। मेरा मानना है कि ये पत्रिका का सबसे विचारोत्तेजक हिस्सा है। इस लेख में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी आज की शिक्षा बच्चों को ज्ञानवान बनाने से ज्यादा उनके भीतर अंधी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या पैदा कर रही है। ईर्ष्या यानी जलन। हाँ, हम बचपन से ही एक बच्चे को दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में लगा देते हैं। हम उसे बताते हैं कि तुम्हें अपनी कक्षा में प्रथम आना है, तुम्हें अपने दोस्त को पीछे छोड़ना है। ये जो लगातार चलने वाली प्रतियोगिता है ना, ये एक तरह का मानसिक बुखार है।
जो बच्चों के अंदर एक अहंकार जगाता है। एकदम सही। और ओशो का दर्शन के अनुसार ये ईर्ष्या, जलन और नंबर 1 बनने की होड़ अंततः समाज को विध्वंस और युद्ध की ओर ले जाती है। देखिए, जिस शिक्षा का आधार ही किसी को हराकर आगे बढ़ना हो, वो शिक्षा कभी शांतिपूर्ण और सहयोगी समाज का निर्माण कर ही नहीं सकती। ये बात आज के कॉर्पोरेट कल्चर और सोशल मीडिया के दौर में तो और भी सटीक बैठती है, जहां हर कोई एक अंधी दौड़ में शामिल है। उस लेख में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि सच्ची शिक्षा और एक सच्चा सहयोगी समाज वो है जहां कामों के आधार पर ऊंच नीच तय न हो। इसका मतलब है हर पेशे को समान सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक जूते सीने वाले का काम, एक सड़क साफ करने वाले का काम या एक राजमिस्त्री जो ईंटें बनाता है, उनका काम भी उतना ही सम्मानजनक होना चाहिए जितना किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठे मैनेजर या अधिकारी का काम है। जब शिक्षा हमें ये सिखाएगी कि जीवन एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सहयोग है, तभी असली मायने में एक स्वस्थ समाज बनेगा। और इस ई पत्रिका की एक और खासियत है, ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करती, ये संस्कृति और बदलाव के हर पहलू को छूती है। जैसे इसमें हिंदी साहित्य में राम काव्य परंपरा पर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख है। हाँ, वो लेख दर्शाता है कि कैसे वाल्मीकि, बौद्ध और जैन साहित्यों से लेकर दक्षिण भारत के आलवार संतों और फिर तुलसीदास तक राम की कथा समय के साथ कैसे विकसित हुई। सही कहा। वो कथा कैसे लोक कल्याण और मर्यादा का प्रतीक बनकर हमेशा से समाज का मार्गदर्शन करती रही है। ये दिखाता है कि हमारे सांस्कृतिक विचार कभी एक जगह ठहरे नहीं, वे हमेशा समय के साथ बहते और बड़े होते रहे हैं। और अगर हम बदलाव की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है पत्रिका के सबसे सशक्त लेख उन कॉलेज की छात्राओं ने लिखे हैं। नारी शक्ति और शोषण जैसे विषयों पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन छात्राओं के विचार वाकई बहुत सुलझे हुए हैं। नारी शक्ति लेख में एक छात्रा ने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ महिलाओं को देवी मानना काफी नहीं है, उन्हें जमीनी स्तर पर सशक्त करना जरूरी है। आज भी हमारे समाज में कई जगह पढ़ी लिखी महिलाओं को सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता है। और जो शोषण नामक लेख है, उसमें ये बताया गया है कि कैसे सामाजिक तनाव और दूसरों से बेहतर दिखने की अंधी दौड़ के कारण आज के युवा मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो ये छात्राएं एक तरह से प्रेमचंद की ही विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, जैसे प्रेमचंद ने निर्मला में महिलाओं की पीड़ा लिखी थी, वैसे ही आज की ये छात्राएं समाज में महिलाओं की आज़ादी और एक गहरे वैचारिक बदलाव की मांग कर रही हैं। ये बहुत ही सुंदर और सटीक तुलना की आपने। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देखेंगे कि एक गहरा सूत्र प्रेमचंद के साहित्य से लेकर आज की इन युवतियों के विचारों तक जुड़ा हुआ है। साहित्य हमें आखिर देता क्या है? चाहे वो 1 सदी पहले मुंशी प्रेमचंद ने लिखा हो या आज एक कॉलेज की ई पत्रिका में छात्राओं ने लिखा हो, वो हमें केवल कहानियां या निबंध नहीं देता। वो हमारे अंदर की उसी मूक भाषा को जगाता है जिसका जिक्र हमने हीरा और मोती की कहानी में किया था। वो हमारे अंदर की सोई हुई करुणा को जिंदा करता है। सही कहा। वो हमें एक शोषित बैल के दर्द से लेकर एक शोषित अनाथ बच्ची की पीड़ा और आज की शिक्षा प्रणाली की कमियों तक सोचने पर मजबूर करता है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इस सारे ज्ञान का, आज की इस विस्तृत चर्चा का उपयोग हमारे वास्तविक जीवन में उपयोग यही है कि हम अपने आसपास के यथार्थ को पहचानें। जहां कहीं भी शोषण हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो या बेजुबान जानवरों के साथ, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हीरा और मोती ने गया के खिलाफ उठाई थी। हमें सफलता की उस अंधी और हिंसक दौड़ से बाहर आना होगा जहां एक को गिराकर ही दूसरा आगे बढ़ सकता है। हमें एक ऐसे सहयोगी समाज का निर्माण करना होगा जहां हर काम का, हर व्यक्ति का सम्मान हो। इस चर्चा का अंत में उसी ई पत्रिका के सोच और बीज नामक लेखों में छिपे एक बहुत ही गहरे विचार से करना चाहूंगा। उन लेखों में ये बताया गया है कि हमारे दिमाग की जमीन में हमेशा 2 तरह के बीज मौजूद होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। और हम कौन सा बीज बोते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे पानी देते हैं। हम जिस बीज को सींचते हैं, हम भविष्य में वैसा ही पेड़ बन जाते हैं। तो आज हम अपने सुनने वालों को इसी एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया, इंटरनेट और टीवी हर पल हमारे दिमाग पर हावी हैं, हर पल हमें कोई ना कोई नई जानकारी परोसी जा रही है। अगर समाज और साहित्य वो जमीन है
और हमारा दिमाग उसमें पलने वाला बीज, तो आज हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आखिर कौन से बीज बो रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या हम नफरत, ईर्ष्या और प्रतियोगिता के नकारात्मक बीज बोकर वो कुल्हाड़ी बन रहे हैं जो सिर्फ दूसरों को काटना और गिराना आता है? या फिर हम प्रेम, सहयोग और उस मोक्ष संवेदना के सकारात्मक बीज बोकर वो विशाल पेड़ बन रहे हैं जो इस थके हुए समाज को थोड़ी सी छांव दे सके? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।